नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। आजमगढ़ सीट से चुनाव हारने के बाद पहली बार पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का बयान सामने आया है। निरहुआ ने कहा कि जनता बहकावे में आ गई है, 5 साल बाद सवाल पूछेगी। साथ ही यह भी कहा कि केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह सरकार हमारी है, जिससे आजमगढ़ में कोई भी विकास कार्य नहीं रुकेगा। बहुत अच्छी मुलाकात रही और महाराज जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आप लड़े चुनाव, बस आपको आजमगढ़ छोड़ना नहीं है। और ये बात पहले भी मैं कहता था कि मैं जीतूं या हारूं, आजमगढ़ की जिम्मेदारी अगर मुझे दे दी है पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ रह के और जो भी विकास कार्य है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए केंद्र में भी हमारी सरकार बन गई और प्रदेश में हमारी सरकार है ही। तो आप देखेंगे कि आजमगढ़ का कोई कार्य रुकेगा नहीं। ये महाराज जी ने भी हमें कहा कि आप वहाँ रहिए, रह के अपना भी काम करिए, वहाँ अपनी शूटिंग करिए, अपनी फिल्में बनाइए, लेकिन आजमगढ़ का कोई काम न रुके, इसकी भी चिंता आप ही को करनी है। क्योंकि भले जीत गए हैं धर्मेंद्र जी, पर आजमगढ़ के काम करने वाले सांसद आप ही हैं। तो यहाँ जो काम होगा वो तो हम ही करने वाले हैं। तो इसलिए आजमगढ़ को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अमेठी से सांसद बने कांग्रेस के केएल शर्मा आज लुधियाना पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी को रायबरेली की सीट रखनी चाहिए। उनके माता पिता दोनों ने वहां से चुनाव लड़ा था। निजी राय है कि उनको रायबरेली रखना चाहिए, कि वो उनके दादा की कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी दादी वहां लड़ी, उनके पिताजी वहां लड़े, उनकी माताजी वहां पे लड़ी। तो मेरी दिली इच्छा है कि वो वहां से। साउथ में नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनको नहीं, साउथ में क्यों नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने वोट किया। नहीं, धोखा की क्या बात होती है। अभी राहुल जी पूरे हिंदुस्तान से लड़ सकते हैं, ठीक है, उसमें क्या है। यहाँ भी लोगों की डिमांड थी, यहाँ भी लड़े, वायनाड भी डिमांड थी, वहाँ भी लड़े। तो लोकतंत्र में सीट तो एक ही रख सकता है ना आदमी, ठीक है। निर्णय उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही होगा, चाहे रायबरेली का हो चाहे वायनाड का हो। हाथरस में योगेश उपाध्याय और श्रावस्ती में संजय मिश्रा की हत्या को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में राष्ट्रीय परशुराम सेवा ब्राह्मणी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे संवाददाता SM आमिर की एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में परशुराम सेना के लोग आज पत्थर गिरजा धरना स्थल पहुंचे हैं और साथ ही 2 ब्राह्मणों की हत्या को लेकर वो उसकी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही कैंडल जलाकर आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। बता दें, जिस तरह से हाथरस में योगेश उपाध्याय की और श्रावस्ती में संजय मिश्रा की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उनका आरोप है कि किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है उचित, जिसको लेकर वे आज धरने बैठे हैं और उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। हम बात करेंगे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से, राष्ट्रीय परशुराम सेना के, क्या उनकी मांग है, किस मांगों को लेकर आप लोग आज यहाँ बैठे हैं, किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं पंडित विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी। पिछले कई दिनों से श्रावस्ती में पंडित संजय मिश्रा की हत्या हुई है और हाथरस में पंडित योगेश उपाध्याय की हत्या हुई है, जो कि समाज सेवा के कार्य से जुड़े हुए थे, ब्राह्मण एकता परिषद के जिला अध्यक्ष भी थे। और इस तरह से पूरे 5 सालों में लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। हमारी मांग ये है कि आज तक देवरिया का कांड हुआ, सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी का कांड हुआ, लेकिन कहीं पर भी योगी बाबा का बुलडोजर नहीं चला। क्या लगता है, सरकार लगातार इन लोगों की सुरक्षा की बात करती है, उसके बावजूद आप ऐसी बात कह रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज तक ब्राह्मणों की हत्या करने वालों का एक भी व्यक्ति का एनकाउंटर नहीं हुआ है, एक भी व्यक्ति की जो है घर नहीं गिराया गया है, किसी भी ब्राह्मण परिवार को सुरक्षा नहीं दी गई है और किसी भी ब्राह्मण परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। ब्राह्मण आज यहाँ अनाथ हो चुका है और गाजर मूली की तरह काट दिया जाए। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि सरकार 72 घंटे के अंदर अगर जो हत्यारे उनका एनकाउंटर नहीं करती है और बुलडोजर लेकर उनका घर नहीं गिराती है, परिवार को सुरक्षा नहीं देती है, आर्थिक सहायता नहीं देती है, तो 72 घंटे के बाद हम लखनऊ का घेराव करेंगे। पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों को एक करके हम लोग आंदोलन करेंगे। और ये जो ब्राह्मणों के खिलाफ जिस तरह से चल रहा है कि ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है, पुलिस कोई कार्य नहीं करती, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है और राजनीति में भी कोई मदद नहीं मिलती है, कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई उनके दरवाजे झांकने नहीं जाता है और ब्राह्मण अनाथ होकर तो उनके बच्चे, आपको मैं बता दूं कि योगेश उपाध्याय की बेटी 10 साल की है, वो उसका स्टेटमेंट है कि मेरे घर में छाछ और ये पीने पुलिस वाले आते थे और जब हत्या होगी तो आज तक पुलिस वाले नहीं आ रहे हैं।
कोई उनका घर गिराने नहीं जा रहा है। तो देखिए उनकी मांग है कि 72 घंटे के अंदर जो भी इसमें दोषी उनका इनकाउंटर किया जाए और साथ ही उनके घर को आर्थिक मदद दी जाए और सुरक्षा दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय परशुराम सेना लखनऊ का घेराव करेगी और ऐसे में अब देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। पश्चिम बंगाल में हुए भीषण ट्रेन हादसे में काफी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे लोगों की संख्या भी कम नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। 17 जून सुबह करीब 9 बजे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की आबोहवा लोगों की चीख पुकारों से गूंज उठी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बंगाल में हुए भीषण ट्रेन हादसे की, जहां मालगाड़ी ने गाड़ी संख्या 13174 कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मालगाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर, हवा में उठे एक्सप्रेस के डिब्बे, एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से पश्चिम बंगाल के सियालदह जा रही थी। जानकारी मुताबिक ट्रेन सिलीगुड़ी के रंगापानी स्टेशन के पास रेड सिग्नल की वजह से रुकी थी। तभी अचानक पीछे से मालगाड़ी ने एक्सप्रेस ट्रेन में टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर के चलते एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे के डिब्बे उड़ गए और 2 के डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में नुकसान, 14 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत, करीब 60 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 लोको पायलट और 1 गार्ड की मौत। घायलों को रेस्क्यू कर रही टीमें। रेल हादसे में करीब 14 से ज्यादा लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। वहीं करीब 60 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। साथ ही पूर्वी रेलवे के CPRO कौशिक मिश्रा ने बताया कि 2 लोको पायलट और 1 गार्ड की भी इस दौरान मौत हुई है। फ्रंटियर रेलवे ने कंफर्म किया 8 आदमी का देहांत का कैजुअलिटी का खबर मिला है। उनमें से 3 जो है वो रेलवे एम्प्लॉय है, 2 उसमें लोको पायलट और 1 गुड्स गार्ड है। लोको पायलट ऑफ द गुड्स ट्रेन एंड गार्ड ऑफ द मेल एक्सप्रेस ट्रेन विच मेड द एक्सीडेंट। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहाँ के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सिलीगुड़ी में, वहाँ पहुँचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके। उनकी जो भी इंजरीज हैं उनको ट्रीट किया जाए। क्या है हादसे का कारण? क्या पायलट ने बरती लापरवाही? पायलट ने सिग्नल को क्यों किया अनदेखा? हादसे के बाद से ही NDRF और SDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गईं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन वही हादसे की वजह मालगाड़ी के पायलट की लापरवाही को ठहराया जा रहा है। आशंका है कि मालगाड़ी के पायलट ने सिग्नल को अनदेखा किया, जिसके चलते ये बड़ा हादसा पेश आया है। कंचनजंगा एक्सप्रेस एक ड्रिल ट्रेन है, बंगाल को पूर्वोत्तर के शहरों से जोड़ती है। कंचनजंगा एक्सप्रेस का इस्तेमाल दार्जिलिंग की यात्रा के लिए होता है। चलिए अब आपको देश के 5 बड़े हादसों के बारे में बताते हैं। 20 अगस्त 1995 फिरोजाबाद के पास हुआ हादसा। खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस से टकराई पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, हादसे में गई 400 लोगों की जान। 6 जून 1981 बिहार में हुआ हादसा। पुल पार करते समय नदी में गिरी ट्रेन, 300 से ज्यादा लोगों की हादसे में मौत। 2 अगस्त 1999 ब्रह्मपुत्र उत्तर रेलवे के गैसल स्टेशन पर हादसा। खड़ी स्टेशन ट्रेन से टकराई एक्सप्रेस, 285 से ज्यादा लोगों की गई जान। 26 नवंबर 1988 पंजाब में हुआ हादसा। जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस से टकराई गोल्डन टेम्पल मेल, हादसे में 212 लोगों की हुई मौत। 2 जून 2023 ओडिशा के बालासोर में हादसा। 3 ट्रेनों की हुई जोरदार टक्कर, 293 से ज्यादा लोगों की हुई मौत।
ऐसे भीषण रेल हादसे में न जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सवाल बस यही है कि रेल प्रशासन के प्रबंधन में ऐसी क्या कमी रह जाती है जो सैकड़ों लोग अपनी जान खो देते हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे रिपोर्टर्स ने खास पेशकश तैयार की है। हमारी खास पेशकश देखिए। यूपी में मौसम सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। गर्मी का है बेतहाशा बढ़ती जा रही है, लू लगातार चल रही है और टेम्परेचर है कि 47 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। लखनऊ की हालत क्या है, इसमें दोपहर में 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, लेकिन एहसास 47 डिग्री को हो रहा है और सड़कों पर सन्नाटा छा गया है। लगातार सड़कें दोपहर में खाली चल रही हैं और एक तरफ जो है बकरीद के चक्कर में भीड़ है, बकरीद के चक्कर जो लोग नहीं निकल रहे हैं, दूसरी तरफ जिन लोग निकलना भी है तो दोपहर में परहेज कर रहे हैं कि धूप में न निकलें और एसी भी लोगों को कूलिंग नहीं दे पा रहे हैं। आज तमाम लोग शिकायतें हैं कि एसी काम नहीं कर रहे हैं। दोपहर में तमाम एसी फेल हो रहे हैं क्योंकि जो पहले के एसी पुराने तकनीक के हैं वो 40 डिग्री के बाद टेम्परेचर जब होता है तो उनका काम करना बंद कर देते हैं। वहीं दोपहर में जो है नगर निगम प्रशासन लोगों को जो है पानी मुहैया कराने के लिए कोशिश कर रहा है, तमाम जगह के प्याऊ लगाए गए हैं, लेकिन जब बिजली चली जाती है तो लोग दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बिजली जो है तमाम दावों के बावजूद पूरे समय नहीं आ पा रही है। जहां लोकल फॉल्ट होती है उसको ठीक होने में घंटों लग जाते हैं और बिजली कर्मी भी इंसान ही हैं और उनको फॉल्ट ठीक करने के लिए दोपहर में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ चौराहों पर सन्नाटा है और लखनऊ की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्रयागराज, आगरा और यहाँ तो खैर मौसम की हालत और ज़्यादा ख़राब है और वहाँ पर जो तेज़ लू और जो गर्मी से लोग बेहाल हैं और तमाम शहरों में ये समस्या देखी जा रही। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह रखा है कि चाहे चिड़ियाघर हो, चाहे जानवरों के लिए भी इंसानों के साथ साथ जानवरों के पानी के पीने प्रबंध किए जाएँ और लोगों से उन्होंने अपील की है कि लोग अपने घरों में भी चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए पानी रखें और जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करें। अब देखना है प्रशासन के साथ साथ आम लोग कितना में सहभागिता कर पाते हैं, ये समय बताएगा, लेकिन लोगों से अपील जरूर की गई है कि लोग पक्षियों के लिए भी पानी के इंतजाम करें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ CN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। नगरी प्रयागराज में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है और गर्मी के प्रकोप से हर कोई परेशान है। बता दें शाम 6 बजे के बाद भी यहाँ का तापमान करीब 45 डिग्री से ज़्यादा है और ऐसे में लोग घरों में कैद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग अभी भी घर से निकलने में सोच रहे हैं। जहाँ दिन में हीट वेव्स है तो गर्म में रात में मॉम नाइट्स है और ऐसे में गर्मी के कारण लोग काफ़ी परेशान हैं और किसी प्रकार से प्रयागराज में उनको राहत नहीं मिल रही है। जिस तरह से भीषण गर्मी प्रयागराज में पड़ रही है उससे कोई न हर कोई परेशान है और अब देखना होगा मानसून प्रयागराज में कब आता है जिससे लोगों को राहत मिल सके। मगर जिस तरह से अगर बात करी जाए गर्मी से तो गर्मी से बेहाल है, चाहे वो चौक बाजार हो या सिविल लाइन्स हो या कोई भी क्षेत्र हो, लोग निकलने में सोच रहे। बाजारों में सन्नाटा पसरा है, दुकानदार भी परेशान है और हर तरह से गर्मी से लोग बेहाल हैं। फिलहाल अब देखना होगा कब राहत मिलती है लोगों को और कब बरसात होती है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। कानपुर में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। आज भी कानपुर के अलग अलग स्थानों में 4 शव पुलिस ने बरामद किए हैं और इन चारों की ही मौत हीट वेव से होने की आशंका जताई जा रही है। जाजमऊ में बुजुर्ग का शव मिला तो वहीं सचेंडी में एक फुटकर विक्रेता गर्मी के प्रकोप से पहले बेहोश हुआ और उसके बाद उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं रावतपुर थाना क्षेत्र में भी सड़क किनारे बुजुर्ग का शव मिला। हरवंश महल थाना क्षेत्र में एक होटल के बाहर आके एक अज्ञात युवक बैठा और 15 मिनट बाद उसकी मौत हो गई। इन सभी मौतों ने एक बार ये जाहिर कर दिया है कि कानपुर में गर्मी का प्रकोप किस कदर है। हालांकि इन सभी 4 मौतों में पुलिस ने अभी तक सिर्फ एक मृतक की शिनाख्त की है, बाकी के शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 2 से 3 दिन में कानपुर में मौसम बदल सकता है, तापमान में गिरावट आ सकती है। लेकिन जिस तरह से लगातार मौतों का सिलसिला जारी है तो कहीं ना कहीं अब लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। उत्तर प्रदेश में जहां पर प्रचंड गर्मी पड़ रही है, सूरज से आग बरस रही है, जहां पर झांसी, अगर हम झांसी की बात करें तो लगातार पिछले कई दिनों से यहां का तापमान 43 से 45 तक डिग्री जा रहा था। आज भी झांसी का तापमान सवेरे 43 डिग्री के लगभग था। भारी उमस के कारण लोगों का और धूप के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल था। घर में भी बैठे लोगों को उमस हो रही थी। लेकिन दोपहर के 3 बजते बजते मौसम ने करवट बदली है और यहाँ देखिए झमाझम बारिश हो रही है। लोगों को बड़ा सुकून मिल रहा है झांसी के लोगों को और एकाएक ये मौसम बरसात में तब्दील हो गया है। कैमरामैन राज गौतम के संग दीपक जौहरी, झांसी। कहते हैं जब प्यार हो जाता तो लोग 7 समुंदर पार भी
अपने दोस्त से मिलने पहुंच जाते हैं। ऐसे ही वाकया एक इटावा में भी देखने को मिला, जो अमेरिका की बुकलन नाम की लड़की अपने प्यार करने वाले लोग से इटावा पहुंची। वहीं जब इसकी जानकारी हुई तो पूरी तरीके से हड़कंप मच गया, क्योंकि सीमा हैदर के बाद ये दूसरा एक बड़ा मामला आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने दोस्त से मिलने अमेरिका से बुकलन जो है अपने इटावा अपने प्यार के लिए पहुंची। अब देखना ये होगा कि जैसे ही लोगों को जानकारी हुई, पूरी तरीके से लोगों ने पुलिस को सूचना दी और वैसे ही है जो है दोनों आशिक लोग अपने थाने पहुंचे। अब देखना ही होगा कि संबंधित अधिकारियों को इसकी जो लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद में मामला उच्च अधिकारियों को भी दे दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लोग लगातार पबजी गेम खेलते खेलते दूसरे देशों में भी अपने प्यार पाने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं एक सीमा हैदर के बाद ये पबजी का दूसरा मामला इटावा में देखने को मिल रहा है, जहाँ शिवम नाम के एक लड़के के साथ में बुकलन से जो है इटावा पहुंची। इसी को देखते हुए पूरी तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से जांच के बाद पता लगेगा कि आखिर उस युवती को अमेरिका भेजा जाएगा या इटावा में रहने के लिए इजाजत दी जाएगी। जनपद बहराइच में वाहनों पर फर्जी प्रेस लिख करके हूटर बजाने वालों तथा चौपहिया वाहनों पर काली फिल्म लगाकर चलने वालों की अब खैर नहीं है। इनको लेकर के प्रशासन ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, जो आने वाले समय में एक अभियान के रूप में दिखाई देगा। आज एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि लगातार ये शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तथा सड़कों पर फर्राटे भरते हुए वाहन दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चौपहिया वाहनों पर काली फिल्में लगा करके चल रहे हैं तथा बहुत से ऐसे वाहन सहारा ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं जिनके वाहनों पर फर्जी प्रेस लिखा हुआ है। इन सभी वाहनों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के पुलिस विभाग ने एक प्लान बनाया है। इसको लेकर के राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी और विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ऐसे सभी वाहनों को चिन्हित करके या तो उनको सीज किया जाएगा या उनका चालान किया जाएगा। अब बहराइच में इस प्रकार होदंगियों और असामाजिक तत्वों की खैर नहीं है। जल्द ही ये अभियान संचालित किया जाएगा। फतेहपुर जिले के जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही मरीजों में हड़कंप मच गया। बताते चले पूरा मामला फतेहपुर जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर का है, जहां अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते बोर्ड में आग लग गई। आग लगते ही हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत रही कि स्वास्थ्य विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब बताते चले पूरा मामला फतेहपुर जिले के जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर का है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। वहीं आग लगते ही मरीजों में हड़कंप मच गया। हालांकि स्वास्थ्य महकमे ने तुरंत आग पर काबू पाया। फतेहपुर से जनता टीवी के लिए भीमशंकर की रिपोर्ट। बुंदेलखंड का क्षेत्र इन दिनों गर्मी की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर आग की घटनाओं पर काफी बढ़ोतरी नजर आई है। इन आग की घटनाओं में विभाग किसी भी तरह से मजबूर नजर आता नहीं दिखाई दे रहा है। ताजा मामला हमीरपुर जिले की सैला पुलिस चौकी के पास का है, जहां पर पुरानी सरकारी अस्पताल के पास फुटपाथ दुकानदारों की दुकानों पे आग लग गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं विभाग को फोन किया गया तो टाइम से विभाग की दमकल गाड़ियां न पहुंचने का भी आरोप दुकानदारों ने लगाया है। दुकानदारों ने और आसपास पड़ोसियों की मदद से आग बुझाई, लेकिन जब तक आग बुझाई तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। ये जो आग की घटना है दुकानदारों के जीवन यापन पे बहुत बड़ा संकट खड़ी कर दे रही है। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है, लेकिन वहां के लोगों पर काफी अफसोस नजर आ रहा है। ये जो जी आज हम बात करेंगे पीलीभीत की, जहां पर एक तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि कुछ दबंग लोग वहां पर तलवार डंडे तमंचे लेकर वहां पर लहरा रहे हैं और गरीब परिवार को धमका रहे हैं। ये वीडियो जो है अमरिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर भूमाफिया गरीबों की जमीन को कब्जाने पहुंचे हुए थे। यहाँ पर पीलीभीत में कोई नया मामला नहीं है, आए दिन यहाँ पर मामले चलते रहते हैं। यहाँ पर अब बात करें कि यहाँ पर पुलिस या प्रशासन की जो है रवैये से भूमाफिया सक्रिय हैं या फिर नेताओं के संरक्षण में भूमाफिया सक्रिय हैं। यहाँ पर लगातार जमीनें यहाँ पर कब्जे की बातें उठती रहती हैं और लगातार बातें सामने निकल के आती रहती हैं, लेकिन कोई भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं होती है। धर्मेंद्र सिंह चौहान, जनता टीवी, पीलीभीत।
पढ़ने के बाद दो पक्षों के बीच नमाज में चंदा इकट्ठा हुए को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के बीच एक पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया, जहां कई लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं 4 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। वहीं दूसरी ओर कैराना क्षेत्र का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो गंदरेऊ गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ पर एक पक्ष के लोगों ने मामूली बात को लेकर दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। करीब 10 दर्जन लोग पहुंचे और दर्जनों लाठी डंडों के साथ हमला किया गया, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा सहयोगी अभिषेक गोयल के साथ आकाश शर्मा शामली। हत्याकांड में फरार 2 आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल की बड़ी कार्रवाई। एसपी हाथरस निपुण अग्रवाल ने दोनों फरार आरोपियों पर किया 25,000 का इनाम घोषित। दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हाथरस सहित कई अन्य जनपदों में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। दोनों फरार आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस हत्या के मामले में 2 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। हाथरस से आरोप की रिपोर्ट। थाना मड़ावरा के ग्राम कुर्रट में एक हृदय विदारक घटना घटित हुई, जिससे पूरा क्षेत्र गमगीन है। बताते चलें कि खेत की जुताई कर आए किसानों ने अपना ट्रैक्टर घर के बाहर ढलान पर खड़ा कर दिया। तभी उनके जो 2 बच्चे थे, जो आपस में चाचा भतीजे थे, भरत व गोलू, जिनकी उम्र लगभग 16 साल व 13 साल थी, खेलते खेलते ये ट्रैक्टर पर चढ़ गए और अचानक ट्रैक्टर न्यूट्रल हो गया और आगे के लिए धड़कने लगा। पीछे उसका भतीजा पंचू भी था, जो 10 साल का था, वह ट्रैक्टर के पीछे पीछे गया और ट्रैक्टर पकड़ने का प्रयास करने लगा। तभी उस समय सामने एक सूखे कुएं में जाकर ट्रैक्टर गिर गया, जिसमें उसमें सवार 2 बच्चे भी ट्रैक्टर के साथ नीचे चले गए और जो बचाने जा रहा था 10 वर्षीय पंचू भी शर्ट फंसने के कारण कुएं में जा गिरा। इस घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई। भरत और पंचू की मौत हो गई। वह तीसरे बच्चा है, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पाते ही पूरा गांव की मदद से पुलिस ने शवों को बाहर निकाला है। दोनों शवों के पंचनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया और जो घायल बच्चा को उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। इस घटना से एक सबक जरूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लेना चाहिए। जहां भी अपने वाहन खड़े करें, ट्रैक्टर जैसे हैवी वाहन, तो उन्हें ध्यान रखें, कम से कम उनके पहिए के नीचे एक अवश्य लगाएं। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। बिजली का कार्य करने के दौरान श्रमिक आया करंट की चपेट में। दरअसल पूरा मामला रायबरेली जिले में आने वाले कल्लू का कुरुआ मोहल्ले का है, जहां पर बिजली का कार्य करने के दौरान एक श्रमिक 11,000 लाइन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में परिजनों द्वारा उसे रायबरेली जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज करके उसे भर्ती कर दिया है। वही डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल श्रमिक काफी गंभीर रूप से घायल है और उसको भर्ती करके उसका उपचार चल रहा है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली।